नमस्कार, न्यूज हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। अगले आधे घंटे में हम आपको देश दुनिया की सभी महत्वपूर्ण खबरें दिखाएंगे और ये खबर 1 मिनट के अंदर पूरी तरह से विस्तार से और सारगर्भित होगी। तो पहली खबर का रुख कर लेते हैं। यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभल का मुद्दा उठाया। सीएम योगी ने कहा कि संभल में मंदिर तोड़े जाने के सबूत मिले हैं। इस बीच संभल में 46 साल बाद खुले मंदिर में आज फिर खुदाई हुई। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन जमकर हंगामा देखने को मिला। हंगामे के बाद संभल हिंसा पर बयान देते हुए योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि संभल में माहौल खराब किया गया। 1947 में एक मौत होती है, 1948 में 6 लोग मारे जाते हैं, 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया। सीएम योगी ने कहा है कि संभल में मंदिर तोड़े जाने के सबूत मिले हैं। सीएम योगी ने यह भी कहा कि बाबरनामा को जरूर पढ़ना चाहिए। इस तरह की ड्राइव कहीं आप उत्तर प्रदेश में कर दो, देश में कर दो, कि बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इस बीच संभल में 46 साल बाद खुले शिव मंदिर के परिसर में बंद पड़े कुएं की खुदाई की गई। करीब 20 फुट गहरी खुदाई में पार्वती की खंडित मूर्ति निकली है। इस इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन भी जारी है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ये खबर दिल्ली से है। आम आदमी पार्टी ने आज दिल्ली में महिला अदालत बुलाई। इसमें काफ़ी महिलाएं ने हिस्सा लिया और अपनी अपनी पीड़ा सुनाई। यह समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पहुंचे। हर बेटी, हर बहन, हर मां की सुरक्षा और सम्मान हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये महिला अदालत न्याय, सुरक्षा और सशक्तिकरण की नई पहल है। मेरे हाथ में दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, लेकिन मेरे से जितना बन पड़ा मैंने किया। 16 दिसंबर 2014 को दिल्ली में हुए निर्भया कांड को लेकर महिला अदालत का आयोजन किया गया था। दिल्ली की सीएम आतिशी ने महिला सुरक्षा को लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। मैं आज पूछना चाहती हूं कि क्यों दिल्ली में 2019 से आज तक महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहा है वो 40% से ज्यादा बढ़ गया है। इस महिला अदालत में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पहुंचे। अखिलेश खुलकर केजरीवाल का समर्थन करते हुए दिखाई दिए। वैसे इस आयोजन को चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं और पार्टियां लोगों को लुभाने में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। अगली खबर भी दिल्ली से है। प्रधानमंत्री संग्रहालय ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की ऐतिहासिक चिट्ठियां लौटाने को कहा गया है। ये पत्र जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल ने 1971 में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी को दिए थे। नेहरू ने ये पत्र अल्बर्ट आइंस्टीन, एडविना माउंटबेटन, जयप्रकाश नारायण, बाबू जगजीवन राम और गोविंद बल्लभ पंत जैसी शख्सियतों को लिखे थे। PMML यानी प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के सदस्य रिजवान कादरी का कहना है कि 2008 में यूपीए सरकार के समय नेहरू की निजी चिट्ठियां 51 बक्सों में भरकर सोनिया गांधी के पास पहुंचाई गई थीं। या तो संस्था को वापस लौटाया जाए या हमें उसे देखने की, स्कैन करने की परमिशन दी जाए। वो देखने की आवश्यकता है कि वो पत्र किस नौयत का है, वो प्राइवेट लेटर्स हैं या कुछ ऑफिशियल लेटर हैं। बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि ये सार्वजनिक संपत्ति है, इसे लौटाना चाहिए। ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। PMML का मानना है कि ये ऐतिहासिक महत्व के दस्तावेज हैं और इन तक पहुंच आवश्यक है। रुक कर लेते हैं झारखंड के रांची का, जहां जमकर बवाल हुआ। प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसकी वजह से कई छात्र घायल हुए। छात्रों को हटाने के लिए पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाईं। रांची की सड़कों पर जोरदार हंगामा हुआ। ये बवाल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित CGL परीक्षा को लेकर है। आज से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू की गई थी। इस बीच वहां प्रदर्शन करने पहुंचे JLKM यानी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेता देवेंद्र नाथ महतो को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने पहले समझाने की कोशिश की। महतो और वहां मौजूद छात्रों को रोका, लेकिन बात बढ़ती चली गई। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने लाठियां चलाई, दौड़ा कर पीटा। मेरा एक इनसे यही रिक्वेस्ट है कि शांति व्यवस्था को भंग नहीं करें, वरना पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। सरकार की तरफ से पहले ही ये सूचना जारी कर दी गई थी कि जो लोग भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में हंगामा करेंगे, उन पर फौरन एक्शन लिया जाएगा।
अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ये खबर हरियाणा से। अपनी मांगों के लिए किसानों ने हरियाणा में ट्रैक्टर मार्च निकाला। सैकड़ों की संख्या में किसान ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर उतर आए। सड़क पर ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आ रहे थे। किसानों ने इस ट्रैक्टर मार्च के जरिए ये दिखाने की कोशिश की कि उनका आंदोलन जारी है और वो एक है। तस्वीरें अंबाला की हैं, जहां सैकड़ों किसान ट्रैक्टर लेकर आ गए। शंभू खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में हरियाणा में ये ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। अब ये देखिए कि पहले तो तिरंगे की अगुवाई में है, जो हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, बहुत पीसफुल होगा। अंबाला समेत हिसार, सोनीपत, सिरसा, फतेहाबाद, कैथल जैसी जगहों में किसानों ने ट्रैक्टर के साथ प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। इंटरनेट बंद कर देना, स्कूलों में छुट्टी कर देना, ये दहशत का माहौल बनाना, ये सब उनकी गोरी साजिशें हैं जिसको हम नाकाम करेंगे। हाल ही में शंभू बॉर्डर पर किसानों का जत्था जब दिल्ली कूच के लिए निकला था तो उसे रोकने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया था। आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। इसके बाद ही किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने घोषणा की थी कि 16 दिसंबर को पंजाब से बाहर ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। अगली खबर जयपुर से है। जयपुर के एक कोचिंग संस्थान में गैस लीक हो गई, कई छात्रों की जान पर बन आई। अब नगर निगम ने इस मामले में जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। बताया जा रहा है कि कोचिंग सेंटर में रविवार को अचानक गैस लीक करने लगी, जिसके चलते कई छात्रों की तबीयत खराब होने लगी। करीब 10 छात्र बेहोश हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। घटना के बाद जयपुर के उत्कर्ष कोचिंग को सील कर दिया गया है। सोमवार को यहां पहुंची नगर निगम की टीम ने ये कार्रवाई की। पुलिस व अधिकारियों के मुताबिक यह घटना गटर से उठने वाली गैस या भवन की छत पर बने किचन से आने वाले धुएं के कारण हो सकती है। एफएसएल की टीम ने यहां से पानी का सैंपल लिया है। हमने तो एफएसएल को एविडेंस कलेक्शन के हिसाब से बुलाया कि अगर कुछ ऐसा जैसे गैस वाली बात आ रही थी कोई, तो ऐसा कोई एविडेंस है क्या वहाँ पर। इस बात की भी जांच हो रही है कि क्या कोचिंग सेंटर सभी मानकों का पालन कर रहा था या नहीं। एक कमेटी गठित करके जांच करवा रहे हैं। कोचिंग सेंटर के बाहर छात्र धरने पर बैठे हुए हैं और संस्थान पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि छात्रों का यह भी कहना है कि इस पूरी घटना के चलते उनकी पढ़ाई में दिक्कत आ रही है। अगली खबर यूपी के बरेली से है। यहाँ लापता लेखपाल की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने लेखपाल के शव के अवशेष बरामद किए। मामला जमीन घोटाले का बताया जा रहा है। लेखपाल मनीष कश्यप करीब 19 दिनों से लापता था। लेखपाल के शव के अवशेष बरेली के कैंट थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव में सुनसान इलाके में नाले के पास मिले। नाले के पास से लेखपाल की खोपड़ी का कंकाल और कुछ हड्डियां भी बरामद हुई। मौके से उनके कपड़े भी मिले। बताया जा रहा है कि 27 नवंबर को लेखपाल मनीष कश्यप एक जमीन की जांच के लिए गए थे, तभी से लापता थे। मनीष 250 बीघा जमीन के घोटाले की जांच कर रहे थे। सामने आ रहा है कि 28 नवंबर को मनीष को शराब पिलाकर आरोपियों ने मफलर से गला घोंटकर हत्या कर दी थी। घटना के पीछे इनका मकसद मृतक के परिजनों से पैसे वसूलने का था। इस बीच परिवार के लोगों का आरोप है कि उन्होंने पहले भी पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने समय रहते कदम नहीं उठाया। सबसे ज्यादा कमी तो फरीदकोट थाने की रही है। राहुल जो एसएचओ है वहाँ के, उन्हें जब हमने तहरीर, उन्हें नाम भी बताया प्रधान के खिलाफ। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, वहीं 2 अभी भी फरार हैं। और अब मौसम से जुड़ी खबर। उत्तर भारत के ठंड ने लोगों को सताना शुरू कर दिया है। कहीं शीतलहर चलने लगी है तो कहीं शीतलहर का अलर्ट जारी हो गया है। कश्मीर में ठंड की लहर ने क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया है। कई जगह न्यूनतम तापमान 0 से कई डिग्री नीचे बना हुआ है। श्रीनगर हो या उसके आसपास के दूसरे इलाके, पारा गिरकर -3 से -8 तक पहुंच चुका है। मौसम विभाग का कहना है कि 21-22 दिसंबर घाटी के ऊंचे इलाकों में है और बर्फबारी हो सकती है। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब और हरियाणा समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर चलने लगी है। राजधानी दिल्ली के कुछ इलाकों में पिछले 24 घंटे के अंदर पारा 3 डिग्री तक पहुंच गया है। राजस्थान में भी सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है। चुरू से लेकर अजमेर तक पारा गिरता जा रहा है। मौसम विभाग का अलर्ट है कि राजस्थान में आने वाले 5-6 दिन शीतलहर का प्रकोप जारी रहने की संभावना है। भारत में शीतलहर खासकर उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में हिमालय से आने वाली ठंडी हवाओं की वजह से होती है और पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में खूब बर्फबारी हो रही है। अगली खबर भी शिमला से जुड़ी हुई है और सर्दियों से जुड़ी हुई है। शिमला में सर्दियों का अलग ही मजा है। यहाँ मौजूदा स्केटिंग रिंक में स्केटर्स उमड़ पड़े।
ठंड के बावजूद रिंग पर स्केटिंग का रोमांच देखने लायक है। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, बच्चे और सैलानी यहां स्केटिंग का आनंद लेने पहुंच रहे हैं। शिमला के लक्कड़ बाजार में एशिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक आइस स्केटिंग रिंक है। यहाँ के लोग इसे शिमला की पहचान और गर्व की बात मानते हैं। स्केटिंग के दौरान पुराने हिंदी गानों की धुन बजती है, जो यहाँ का माहौल और भी शानदार बना देती है। इस रिंक में प्राकृतिक तरीके से आइस को जमाया जाता है। यहाँ पर शाम के समय रिंक में पानी डाला जाता है। सुबह यहाँ बर्फ जम जाती है, इस पर स्केटिंग होती है। हालांकि आसमान में बादल छाने और तापमान अधिक होने से आइस जमाने में कठिनाई होती है, लेकिन जब ठंड ज़्यादा होती है तो काम आसान हो जाता है। फिलहाल अभी सिर्फ सुबह के सेशन चालू हुए हैं। क्लब को उम्मीद है जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी, शाम के सत्र भी जल्द शुरू हो पाएंगे। ब्रेक के बाद न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। इजराइल की सेना लगातार गोलान हाइट्स पर पहुंच रही है। हालांकि उनके पीएम ने बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो सीरिया से किसी तरह की भिड़ंत नहीं चाहते। इजराइल ने पिछले कुछ दिनों में सीरिया में कई इलाकों में जबरदस्त बमबारी की है। अब उसकी सेना सीरिया की सीमा से लगे गोलान हाइट्स में लगातार पहुंच रही है। ये वो इलाका है जो दोनों देशों के बीच बफर जोन है। असद सरकार के तख्तापलट के बाद इजराइल लगातार इस क्षेत्र में अपनी सेना बढ़ाता जा रहा है। इस बीच इजराइल पर आरोप लग रहे हैं कि वो गोलान हाइट्स के अपने कंट्रोल वाले क्षेत्र में आबादी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल इस क्षेत्र में लगभग 50,000 लोग रहते हैं। कहा जा रहा है कि इजराइल यहाँ का नक्शा बदलने की कोशिश में लगा है। वहीं इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का एक बयान आया है। नेतन्याहू ने कहा कि हमें सीरिया से मुकाबला करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन जो हालात आगे बनते हैं उसके हिसाब से हमें फैसला लेना होगा। गोलान हाइट्स एक ऐसा इलाका है जहां से सीरिया की राजधानी दमिश्क तक पूरी नज़र रखी जा सकती है। इसलिए माना जा रहा है कि इजराइल पूरी तरह से यहां कब्जा करना चाहता है। Hello Moto. Motorola, India's leading 5G smartphone brand. वक्त हो चला है मोटोरोला वीडियो ऑफ द डे का। तस्वीरें प्रयागराज से आई हैं, जहां महाकुंभ की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मेरे साथ न्यूज हेडक्वार्टर्स में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी।